नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर 7 है जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मूल अधिकारों की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक उल्लेख मिलता है समता के अधिकारों का यानी समानता के अधिकारों का, और इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। उम्मीद करते हैं आपको पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज के लेक्चर में हम यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेख मिलता है स्वतंत्रता के अधिकारों का, और सभी अनुच्छेद को हम यहाँ पे डिटेल्स के साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ से कई प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और अधिकांशतः क्वेश्चन अगर संविधान में कहीं से बनते हैं तो वो यहीं से बनते हैं। तो जो ये मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो मूल अधिकारों में से जो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ये जो 4 अनुच्छेद है 19, 20, 21, 22, इसमें उल्लेख मिलता है स्वतंत्रता के अधिकारों का। देखो, यहाँ पे एक एक करके इन सभी अनुच्छेदों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। अब ये 6 प्रकार कौन कौन है अनुच्छेद जो 19 में दिए गए हैं? तो 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e) और 19(1)(g, ये 6 अनुच्छेदों में, क्योंकि अनुच्छेद 19 को भी फिर फर्दर किस में बांटा गया है? 6 और अनुच्छेदों में। यहाँ पे 6 और अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं, और इन 6 अनुच्छेदों में ये जो विशिष्ट स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो एक एक करके हम इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 19(1) का ए क्या कहता है? अनुच्छेद 19(1) का ए कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है इसको समझते हैं पहले। वाक का मतलब होता है वाणी, यानी आपको जो आपकी वाणी है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है। एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना। किस चीज़ को प्रकट करना? अपने विचारों को प्रकट करना, आपके जो भाव हैं उनको प्रकट करना। अब इन विचारों को आप अपने बोलकर अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, लिखावट के माध्यम से प्रकट कर सकते हो, छाप कर सकते हो, चित्रकारी के माध्यम से कर सकते हो। तो अभिव्यक्ति और वाक की जो स्वतंत्रता दी गई है, यानी आपकी जो वाणी है और आपके जो विचार प्रकट करने के जो भी जिससे भी आप कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता किस में दी गई है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में दी गई है? वो दी गई है अनुच्छेद 19(1) के ए में। अब देखो, कई बार पता क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है? तो ऑप्शन में दे दिया अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, तब तो आपको अनुच्छेद 19 करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, और डीप यदि पूछ दिया तो ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) का ए, बी, सी, डी। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19(1) के ए में। देखो दोस्तों, मैं काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अब देखो, इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन से अधिकार आते हैं? जैसे आपका शांति का अधिकार हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि प्रेस भी क्या करती है? जनता के भावों या विचारों को क्या करती है? प्रकट करती है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है प्रेस की स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है। साथ ही साथ जो सूचना का अधिकार है, ये भी किस में आता है? अनुच्छेद 19(1) के ए में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार ये आपका एक मौलिक अधिकार है, और इसका उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 19 में मिलता है, अनुच्छेद 19 के 1 में मिलता है। और अगर और डीप पूछ दिया, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में मिलता है सूचना के अधिकार का उल्लेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कीजिए। सूचना के अधिकार का उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 19 के 1 के ए में। अब देखो, अनुच्छेद 1 का बी क्या कहता है? शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। देखो, अभी आप इसमें ये देख रहे होंगे, ठीक है, इसको अभी मत देखो, इसको मैं अभी जो ये इसमें ना प्रतिबंध में रखा गया है, इनको मैं अभी थोड़ा पहले इनको समझ लेते हैं। जो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में, कौन कौन से वो विशिष्ट अधिकार हैं, उनके बारे में पहले सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आप इनको आसानी से समझते होंगे तभी आपको ये प्रतिबंध दिए गए हैं जो इनको आसानी से समझ पाएंगे। तो 19(1) का बी कहता है शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन, यानी आप सम्मेलन कर सकते हो, सभा कर सकते हो, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आपको करनी होगी, किसी व्यक्ति को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ मतलब शांतिपूर्ण शस्त्र रहित, आपके पास कोई शस्त्र नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? सम्मेलन कर सकते हो, सभा कर सकते हो। इस चीज़ की स्वतंत्रता का अधिकार आपको कौन देता है?
अनुच्छेद 19(1) का बी देता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 19(1) का सी क्या कहता है? समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको कौन देता है? अनुच्छेद 19(1) का सी। यानी आप किसी ग्रुप को बना सकते हो। कई होते हैं ना, कॉलेज में कई ग्रुप होते हैं, या कई लोग समाज में कोई ग्रुप बना लेते हैं, कोई संघ बना लेते हैं। तो कई प्रकार के यहाँ पे संघ और समाज में आपने देखे होंगे कई प्रकार के ग्रुप और कई प्रकार के संघ बने होते हैं। तो ये आप कर सकते हो, इस चीज़ की आपको क्या है? स्वतंत्रता है। इसकी स्वतंत्रता का अधिकार आपको कौन देता है? अनुच्छेद 19(1) का सी। अनुच्छेद 19(1) का डी क्या कहता है? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन का आपको अधिकार है। यानी आप भारत के किसी भी जिले, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो जो भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल है। देखो, ये विदेश की बात नहीं करता है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) का जो डी है, ये विदेश में जाने की बात नहीं करता है। जो भारत के अंतर्गत संपूर्ण राज्य क्षेत्र, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ तक भारत की सीमा है वहाँ तक आप उस संपूर्ण क्षेत्र तक आप आवागमन कर सकते हो। इसका आपको अधिकार है अनुच्छेद 19(1) के डी के तहत। अब देखो, अनुच्छेद 19(1) का ई क्या कहता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार है आपको। यानी यदि आपको किसी भी क्षेत्र में निवास करना है, भारत के किसी भी राज्य, जो भारत का जितने भी संपूर्ण राज्य क्षेत्र हैं, कहीं भी आप निवास कर सकते हो अनुच्छेद 19(1) के ई के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 19(1) का जी क्या कहता है? व्यवसाय करने का अधिकार। आज क्या कर सकते हो? कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 19(1) का जी। अब देखो, ये तो अधिकार थे जो अनुच्छेद 19(1) में दिए गए हैं। ये सारे अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 के 1 में। और फिर अनुच्छेद 19 के 1 को भी बांटा गया है ए, बी, सी, डी, ई और जी में, जिसमें ये सभी अधिकार सम्मिलित हैं। अब अनुच्छेद 19 को यहाँ पे फिर कई भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 19 के 1 में तो ये सभी अधिकार हैं, लेकिन फिर आता है अनुच्छेद 19 का 2, अनुच्छेद 19 का 3, अनुच्छेद 19 का 4, अनुच्छेद 19 का 5 और अनुच्छेद 19 का 6। इनमें क्या है? तो इनमें है प्रतिबंध। जितने भी ये अधिकार हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जितने भी अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(1) के ए, बी, सी, डी, ई और जी में, उन पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? वो लगा सकती है राज्य। राज्य की परिभाषा मैंने आपको अनुच्छेद, जो कल की वीडियो थी, जो पिछली वीडियो थी, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य कौन कौन है? राज्य संसद, सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य क्या कर सकता है? इन सभी अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकता है। और उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 19 के 2, अनुच्छेद 19 के 3 में, 19 के 4 में, 19 के 5 में और 19 के 6 में। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि जो 19(1) का ए है, इसमें आपको कौन सा अधिकार दिया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो ये है, इस पे प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 19(2) के तहत। अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। समझ गए आप? और ये 8 प्रकार से लगा सकता है, यानी 8 कारणों से लगा सकता है। कौन कौन से वो 8 कारण है? जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता यदि क्या होगी, उससे नष्ट होगी किसी की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा देगा। राज्य की सुरक्षा के मामले में, या विदेशी राज्यों के साथ संबंध है उस व्यक्ति के, या लोक व्यवस्था हो गया, शिष्टाचार एवं सदाचार का उल्लंघन हो रहा है, या न्यायालय की अवमानना कर रहा हो व्यक्ति, या मानहानि कर रहा है, या अपराध को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। ये सभी मामले देखेगा राज्य। और यदि इनमें से कोई एक कारण भी दिखता है यदि राज्य को, तो राज्य उस व्यक्ति की क्या लगा देगा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देगा। तो जो ये वाला अधिकार है, इस पे प्रतिबंध का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 19 के 2 में। जो ये वाला अधिकार है अनुच्छेद 19(1) का भी, इस पर प्रतिबंध किसके अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 19 के 3 में। देखो यहाँ पे अनुच्छेद 19(1) का भी है शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(3) क्या कहता है? राज्य राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर, अर्थात कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका होने पर, इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। किस अधिकार पर? इस अधिकार पर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टेबल बना रखी है ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी यहाँ पे हो सके। उसके बाद अनुच्छेद 19(1) का सी है, जो इस स्वतंत्रता के अधिकार पर कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 19(4). और प्रतिबंध कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। राज्य की परिभाषा आपको अनुच्छेद 12 में बताई गई है। तो अनुच्छेद 19 का 4 कहता है, एकता व अखंडता व लोक व्यवस्था भंग होने के आधार पर, यदि राज्य को लगता है कि जो अनुच्छेद 19(1) का सी है, समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसका कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है। और इस स्वतंत्रता के कारण क्या हो रहा है?
जो देश की एकता और अखंडता है, ये जो लोक व्यवस्था है वो भंग हो रही है, तो राज्य तुरंत उस व्यक्ति पर, या जो उस व्यक्ति ने क्या कर रखी है वो संघ बना रखा है, उस पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगा देगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 19(1)(e), इन दोनों पर प्रतिबंध किसके माध्यम से लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 19(5) के तहत। जनता के हितों तथा अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के आधार पर अनुच्छेद 19(1)(d) व अनुच्छेद 19(1)(e) पर प्रतिबंध लगाता है, राज्य लगाता है। ठीक है, क्यों लगा सकता है, जैसे माना ये देखो, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें भारत के आप संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे किसी भी क्षेत्र में चले गए और उस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हो, वहाँ के जो लोग हैं उनको आप प्रॉब्लम पहुँचा रहे हो, उनको दिक्कत कर रहे हो। तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो राज्य क्या कर देगा, आप पर प्रतिबंध लगा देगा। निवास के अधिकार में भी कुल मिला के इसके तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद 19(1) का जी है व्यवसाय करने का अधिकार, और अनुच्छेद 19(6) कहता है कि यदि आपके पास जो आपने व्यवसाय शुरू कर रखा है उसके लिए न्यूनतम योग्यता यदि आपके पास नहीं है, तो अनुच्छेद 19(6) के तहत राज्य क्या कर देगा, आपके व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा देगा। तो व्यवसाय करने के लिए भी आपके पास न्यूनतम क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको जो अनुच्छेद 19 है ये अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो ये है इसका अधिकार इसमें दिया गया है और प्रतिबंध इसके माध्यम से लगाया जा सकता है, इसका अधिकार ये है और प्रतिबंध इसके माध्यम से लगाया जा सकता है, इसका अधिकार, इस अनुच्छेद का अधिकार ये है और प्रतिबंध इसके माध्यम से लगाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल के माध्यम से इसको और अच्छा, ताकि आपको समझ में आ सके, इसलिए टेबल यहाँ पे बना रखी है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। अब देखो अनुच्छेद 20 क्या कहता है, यहाँ पे अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसको समझो पहले। देखो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो देखो संविधान में जो भी शब्द है ना उसको आपने समझने की कोशिश करनी है, और अगर आप ऐसा करते हो तो संविधान यानी इंडियन पॉलिटी आपको बड़ी आसान लगने लग जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक शब्द को मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने की आपको यहाँ पे इजीली तरीके से, साधारण तरीके से कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप समझने का प्रयास जरूर करें। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, माना देखो किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया, अपराध कर लिया, वो पकड़ा गया, और ये मतलब कुल मिला के इस चीज़ का निर्धारण हो गया कि वो व्यक्ति क्या है, अपराधी है, उसका दोष क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो अब जब उसका दोष सिद्ध हो चुका है तो अब क्या करेंगे, उसको सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी पाया गया है और उसको तुम कुछ भी सज़ा सुना दो, उसको मतलब वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कानून में कौन सी सज़ा उसके लिए प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध हो चुका है उसको किस प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 20 में। क्योंकि आप अपनी मर्जी से उसको क्या नहीं दे सकते हो, सज़ा नहीं दे सकते हो। इस चीज़ का भी कहाँ कानून आपको मतलब कुल मिला के आपको देखना होगा कि उस चीज़ के लिए क्या सज़ा बनी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से उसको सज़ा सुनाओगे। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि दोष सिद्ध हो चुका है तो उसको संरक्षण किस प्रकार दिया जाता है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में भी फिर यहाँ पे कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 20(1) कहता है, देखो यहाँ पे, अपराध के समय विधि के अनुसार सजा दी जाएगी। विधि का मतलब होता है कानून, यानी अपराध के समय कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। यानी कोई व्यक्ति है, उसने अभी अपराध कर लिया और उसका ये अपराध सिद्ध भी हो गया, यानी दोष सिद्ध हो गया उसका कि उसने वो अपराध किया है। तो जो अपराध उसने किया है, इस अपराध के लिए कानून में जो अभी निर्धारित सजा है उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया, चोरी का अपराध कर लिया, किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, चोरी कर दिया आज, और चोरी के लिए हमारे कानून में माना क्या सजा है, चोरी के लिए क्या है कि उसको 7 महीने की क्या होगी, जेल होगी। इस चोरी के लिए जो आज उसने कर दिया और इसको 7 महीने के लिए भेज दिया जेल। लेकिन माना 1 महीने बाद क्या हो गया, किसी दूसरे व्यक्ति ने चोरी कर ली है, लेकिन हमने उस 1 महीने में क्या कर लिया है कि 1 महीने में जो ये हमारा संविधान में सजा थी किसकी, चोरी की 7 महीने, इसको हमने 10 साल के लिए बढ़ा दिया। तो जो ये 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये किस व्यक्ति पे लागू होगी, जो जिस दिन ये बढ़ाया है, जिस दिन इस मतलब उसमें संशोधन किया गया है, इस सज़ा में जिस दिन इस सज़ा में संशोधन किया है, इसके बाद जो चोरी करेगा उसके लिए ये क्या होगा, ये कानून लागू होगा। ये कानून उस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा जिसने चोरी इस संविधान के, इस कानून के लागू होने से पहले की है। तो जो हमारे जो संविधान है ना, आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में क्या होता है,
जो भी चीज़ें या जो भी संशोधन होता है, जो भी कानून लागू होता है, जो भी नियम बनाए जाते हैं, वो भविष्य के लिए बनाए जाते हैं। यानी यदि आज एक कानून क्या होता है, आज भी कोई कानून क्या होता है लागू होता है, तो वो आज के बाद के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो पिछले मामलों को भी देखेगा। पिछले मामलों में वो कुल मिला के पिछले मामलों के लिए वो कानून लागू नहीं किया जाएगा, भविष्य के मामलों के लिए वो कानून क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। देखो, कानून में दो प्रकार के होते हैं, जो विधि होती है दो प्रकार की होती है, भूतलक्षी विधि और भविष्यलक्षी विधि। तो भूतलक्षी का मतलब ये है कि हमने जो आज कानून बना दिया, किसी सजा के खिलाफ हमने कानून बना दिया, या ना माना हमने चोरी के खिलाफ बना दिया कि 1 साल का कारावास, आज हमने ये बना दिया। तो ये क्या होगा, ये पिछले जितने भी चोरियां हुई हैं उन सब के लिए ये कानून लागू होगा। यानी माने इससे पहले क्या थी, चोरी के लिए 2 महीने का सजा था, अब पिछली सभी चोरियां जितनी भी हुई हैं उनको सभी को 1 साल की सजा दी जाएगी। उनकी सजा क्या होगी, बढ़ाई जाएगी 1 साल तक। और एक होती है भविष्यलक्षी विधि। भविष्यलक्षी विधि का मतलब है यहाँ पे कि हमने जो कानून बना दिया किसी सजा के खिलाफ, वो जिस दिन लागू किया गया, जिस दिन लागू किया गया, यानी आज यदि लागू किया गया है तो आज के बाद के लिए वो लागू होगा, आज से और आज के बाद में, यानी भविष्य के लिए। ठीक है, भूत पर हो, यानी पिछले जितनी भी सजाएं हैं उनके लिए ये कानून क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो हमारे संविधान में भी इसी मतलब विधि का प्रावधान है, इसी कानून का प्रावधान है कि जो भी कानून बनाया जाता है वो भविष्य के लिए बनाया जाता है, उसमें जितने पिछले मामले हैं उनके लिए वो कानून लागू नहीं होता है। अब देखो, अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 का 2 कहता है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। देखो, माना सपोज किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया, वो अपराध क्या है, चोरी का अपराध है, और इस चोरी के अपराध के लिए आपने उसको सजा सुना दी 10 साल की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इसने अपराध किया है चोरी का, इस अपराध के लिए एक बार इसको सजा सुनाई जा चुकी है, इसको दंड मिल चुका है 10 साल का। ऐसा नहीं है कि तुम अगली बार भी इसी चोरी को ध्यान में रखते हुए उसको फिर से सजा सुना दोगे 5 साल की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और ये भी कुल मिला के संरक्षण दे रहा है किसको, जो दोषी है, उसका जो उसका दोष सिद्धि का जो प्रमाण हो चुका है, दोष सिद्धि उसके खिलाफ हो चुकी है, उसको संरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, ये सभी संविधान है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं। 20(1) में आपको बता दिया है अपराध के समय विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। और 20(2) कहता है कि अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। 20(3) क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता, आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में क्या होता है कि जैसे कोई किसी ने अपराध कर लिया, ठीक है, और या अपराध किया भी नहीं उसने, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उससे क्या बोलते हैं कि मतलब पैसे खाकर कई लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मैं अभी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रियल में कई जगह ऐसे देखने को मिलता है, कई जगह देखने को नहीं मिल सकता है, ये अलग मैटर है। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो पुलिस को पैसे देकर उस साधारण व्यक्ति को क्या करते हैं, खुद को गवाही देने के लिए मजबूर करते हैं कि हाँ खुद मैंने वो अपराध किया है, जबकि उस व्यक्ति ने चाहे वो अपराध किया है या नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले ज़बरदस्ती मार पीट कर क्या करते थे, उस व्यक्ति से वो अपराध मानने के लिए उसको क्या करते थे, मजबूर करते थे कि वो खुद के विरुद्ध क्या दे दे, गवाही दे दे। तो किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 23 के तहत। तो आपको अब ये तीनों अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे, जो कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और ये भी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। अनुच्छेद 21 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका अनुच्छेद है, और यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 को समझते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक का मतलब होता है शारीरिक, यानी शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मतलब साधारण सा मतलब समझो कि जो भी व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जो जीवन है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को, और वो अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें कौन कौन से आपके अधिकार आते हैं, जैसे आपका निजता का अधिकार आ गया, यानी प्राइवेसी। प्राइवेसी का अधिकार किस में आता है, यानी निजता का अधिकार किस में आता है, वो आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार किस में आता है, वो आता है अनुच्छेद 21 में। दूसरा आपका जीवन रक्षा का अधिकार, यानी किसी व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का क्या है, अधिकार है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी व्यक्ति है उसको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है।
प्रतिष्ठा के साथ उसको जीने का अधिकार है। और कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य या कोई भी सरकार, कि किसी व्यक्ति के जो उसका क्या है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है उसको समाप्त किया जाए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको समझनी यहाँ पे, कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। क्या मृत्यु का अधिकार भी क्या है आपका मौलिक अधिकार है? मृत्यु का अधिकार, देखो मृत्यु का अधिकार पहले मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में कुछ केस ऐसे आए कि मृत्यु का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी क्या है आपका मौलिक अधिकार में आता है, और उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 21 में। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं जैसे कोई व्यक्ति जैसे आत्महत्या हो गई, ये आपका क्या है अधिकार नहीं है, ये अपराध माना जाता है। लेकिन मैं आपको इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि मृत्यु का अधिकार क्यों यहाँ पे क्या है आपका मौलिक अधिकार है। यह है आपकी, देखो मृत्यु दो प्रकार से हो सकती है, एक होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब ऐसा है कि कोई व्यक्ति है वो बीमार है, बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़ा है, वो न हिल सकता है न डुल सकता है, खा पी कुछ नहीं सकता, सिर्फ प्राण उसके बचे हैं। और कई बोलते हैं ना, आपने गांव में भी सुना होगा कि इससे अच्छा तो मौत ही भली है, ये भुगत रहा है इतनी, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पीड़ा ही तो सह रहा है, वो उसको पीड़ा ही तो हो रही है। तो कुल मिला के वो क्या है, वो जीवन रक्षक प्रणाली पर क्या है जीवित है। जीवन रक्षक प्रणाली का मतलब मेरा ये है कि हॉस्पिटल में जो मशीनें होती हैं उस पर वो निर्भर है, मशीनों के द्वारा ही उसको खाना दिया जा रहा है, सब कुछ उसी के माध्यम से किया जा रहा है, वो सिर्फ उसी पर निर्भर है। तो ऐसे व्यक्ति को उन जीवन रक्षक प्रणालियाँ उन मशीनों को हटाकर उसको समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसको कहा जाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। जब लगने लगे कि इस व्यक्ति की मृत्यु ही अच्छी है तो इसको समाप्त किया जा सकता है, इसे कहा जाता है गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। लेकिन एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु, यानी आपको ये कदापि अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति है उसको आप सुई के माध्यम से या खाने में जहर खिलाकर उसको समाप्त कर सकते हैं। मानो सपोज कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो रखा है और आपने उसको कोई ऐसी सुई या कोई ऐसी दवा पिला दी कि वो समाप्त हो गया, ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। मृत्यु का अधिकार कहाँ पे आता है? जब क्या है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मामला हो, यानी कोई व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ हो। बाकी इसमें बहुत सारे अधिकार आते हैं, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार ऐसे आते हैं, जैसे आपका जो क्या है आपका जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये भी किसमें आता है? अनुच्छेद 21 में ही आता है। सौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, और बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 21A के तहत, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसका ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है? आपका मौलिक अधिकार है, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के ए में इसका उल्लेख मिलता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, ये उनका क्या है आपका मूल अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट्स है। ये कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 में ये जोड़ा गया था 86वां, जब 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में, और 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। किसके तहत? अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया था 86वां संशोधन 2002 के तहत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी व निरोध, माना किसी व्यक्ति की क्या हो गई, गिरफ्तारी कर दी गई है, किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उसको हिरासत में ले लिया है और उसके साथ जो मर्जी वो व्यवहार करो। ये वाला मैंने आपको पिछला जो एग्जाम्पल बताया अभी, जिसमें दो सिद्धि के संबंध में क्या था, वहाँ पे दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो वहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था फिल्म का, कि पहले क्या होता है कि कोई भी किसी व्यक्ति को उस पर अपराध का मामला डालकर उसको हिरासत में लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो यहाँ पे मैं आपको वो एग्जाम्पल समझना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार आप करने लग गए, उसको तरह तरह की प्रताड़नाएं देने लग गए। इस चीज़ के लिए संरक्षण कौन देता है? आपका अनुच्छेद 22, उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार हो चुका है। तो गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 22 में। फिर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत भी यहाँ पे इसको बांटा गया है कुछ भागों में। तो अनुच्छेद 22 का 1 क्या कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी आप किसी भी व्यक्ति की क्या नहीं कर सकते हो, मनमानी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो। और अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसका आपको कारण, उसका आधार आपको उस व्यक्ति को बताना चाहिए।
साथ ही साथ जिस व्यक्ति को क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, उसको अपना वकील करने की उसको क्या है, स्वतंत्रता है। अपना वकील करने की उसको क्या है, मतलब अपने वकील से वो परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 22(1) के तहत। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है। हिरासत लेने के 24 घंटे की अवधि में कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। माना किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो 24 घंटे से ज़्यादा उसको पुलिस क्या नहीं रख सकती है, अपने हिरासत में नहीं रख सकती है। पुलिस हिरासत में उसको नहीं रखा जा सकता है। पुलिस को क्या करना होगा, जो क्या है, कोई निकट में जो भी न्यायालय है वहाँ पे उसको न्यायालय की कस्टडी में या न्यायालय में उसको पहुँचाना ही होगा 24 घंटे के अंतर्गत। और इसमें जो आपका ट्रेवलिंग का टाइम होता है, जो यात्रा का टाइम होता है, वो इसमें नहीं ऐड होगा। तो कुल मिला के किसी व्यक्ति को यदि हिरासत में लेते हो तो 24 घंटे की अवधि में उसको, 24 घंटे के भीतर में उसको क्या करना चाहिए, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 22 का 2। उसके बाद आता है यहाँ पे अनुच्छेद 22 का 4, लेकिन एक 22 का 3 भी है, इसको समझो पहले। 22 का 3 है, ये कहता है कि जो अनुच्छेद 22 का 1 है और अनुच्छेद 22 का 2 है, ये किसके लिए लागू नहीं होगा, जो निवारक निरोध में रखे गए लोग हैं और जो विदेशी शत्रु हैं। निवारक विरोध में, दोबारा सुनो, निवारक निरोध में रखे गए लोग और विदेशी शत्रुओं के लिए अनुच्छेद 22 का 1 और अनुच्छेद 22 का 2 ये क्या नहीं होंगे, ये लागू नहीं होंगे। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 22 के 3 में। अब देखो, आपको ये दिमाग में सवाल उठना चाहिए आपके कि क्यों लागू नहीं होगा उनके लिए। तो पहले इसको समझो। एक होता है जो आपका निवारक निरोध होता है, इसको ये क्या होता है पहले तो मैं आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखो, जो सज़ा होती है वो दो प्रकार की होती है, या जो किसी को भी हिरासत में लिया जाता है ना, वो दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो दंड विषयक होता है। दंड विषयक यानी किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, कोई अपराध कर दिया है, तो अपराध के लिए उसको दंड तो देना पड़ेगा। और जब दंड देना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले हिरासत में लेना पड़ेगा, यानी गिरफ्तार करना पड़ेगा। यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर लिया है, उसके लिए उसको हिरासत में लिया गया है। दूसरा होता है यहाँ पे निवारक निरोध। निवारक का मतलब होता है, निवारक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति पे क्या होगी, आशंका हो गई, शक हो गया कि वो व्यक्ति कुछ समय बाद ऐसा अपराध करने वाला है, तो उसको पहले ही बिना अपराध के उसको क्या कर लिया, हिरासत में ले लिया। क्योंकि अभी उसने अपराध नहीं किया है, वो अपराध के अभी क्या है, सोच रहा है, या उसने एक दिन निकाल रखा है कि मैं 2 दिन बाद ऐसा अपराध करने वाला हूँ। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को पहले ही, यदि उस पर शक हो गया, उस पर आशंका हो गई है, तो उसको हिरासत में लिया जाएगा। इसे कहा जाता है निवारक निरोध। तो उसको हमने हिरासत में ले लिया, उसने अभी अपराध नहीं किया है ना, तो इसलिए ये 2 अनुच्छेद उसके लिए लागू नहीं होंगे। ये अनुच्छेद सिर्फ किसके लिए लागू होंगे, जिसने अपराध कर लिया है, और उसके लिए ये 2 अनुच्छेद लागू होंगे। अब देखो, जो निवारक निरोध वाला व्यक्ति है, यानी जो सिर्फ आशंका के माध्यम से या आपका शक के माध्यम से जिसको हिरासत में, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके लिए ये वाला अनुच्छेद, अनुच्छेद 22 का 4 ये लागू होगा। अनुच्छेद 22 का 4 कहता है निवारक निरोध में रखे गए लोगों के लिए प्रावधान इसमें रखे गए हैं। तो क्या क्या प्रावधान इसके लिए रखे, मैं आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। तो जो निवारक निरोध का निवारक निरोध में जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, एक तो उसको जब हिरासत में लिया जा रहा है तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि उसको हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर यहाँ पे जो पुलिस है उसको लगता है कि अगर इसको बता दिया है तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो तब जाके उसको, मतलब तब जरूरी नहीं है बताना, लेकिन प्राथमिकता ये है कि उसको बताना जरूरी है। दूसरा है कि जो निवारक निरोध से हिरासत में लिया गया व्यक्ति है उसको 3 माह से ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते हो, हिरासत में नहीं रख सकते हो। और अगर आपको उसको 3 माह से ज़्यादा हिरासत में रखना है तो फिर आपको सलाहकार बोर्ड से क्या लेना होगा, परामर्श लेना होगा। तो ये कुछ प्रावधान अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत आते हैं किस व्यक्ति के लिए, जो निवारक निरोध में जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अनुच्छेद भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने यहाँ पे जो मूल अधिकार है उसमें जो दूसरा अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा दूसरा अधिकार था मूल अधिकारों में से स्वतंत्रता का अधिकार, उसके हमने अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक उसका उल्लेख मिलता है, जिसकी हमने यहाँ पे चर्चा की। हमने यहाँ पे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 की चर्चा की। काफ़ी डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया, जो कि उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गया होगा। आपको अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं, और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आने वाले अन्य अनुच्छेद हैं, जो आने वाले अन्य क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।